I welcome you all on behalf of Education Express channel, and I am talking today on GST, Goods and Service Tax. And my brief introduction is this, that I was serving as a lecturer at different colleges of Government of Rajasthan. I served here at Government College Ajmer also for 15 years as lecturer. Then I promoted as principal, and ultimately after 35 years of government service as lecturer in colleges, I retired and as principal Government College पाली से मेरा रिटायरमेंट हुआ. एंड सिंस देन आई एम इन टच विद एजुकेशन इन डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स. तो अभी भी मैं आपकी सेवा में तत्पर हूँ. यदि किसी प्रकार की कोई बात हो तो ज़रूर बताइएगा. और क्लास ऑफ होने के बाद वीकली हम क्वेश्चन आंसर सेशन भी रखेंगे, क्योंकि अकाउंटेंसी में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होती हैं स्टूडेंट्स को, और कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो उनकी समझ से बाहर होते हैं. तो यदि ऐसा आपको लगे कि कोई क्वेश्चन ऐसा है किसी भी सब्जेक्ट पर, तो आप क्वेरी कर सकते हैं इस चैनल पर. और हम एक वीक में एक बार, दैट इज़ मंडे, एवरी मंडे विल टेक अप ए प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन. आपकी जो भी प्रॉब्लम होंगी, क्वेश्चंस होंगे, क्वेरीज होंगी सब्जेक्ट से रिलेटेड, उस पर बात की जा सकती है. थैंक यू. एंड वी आर टॉकिंग ऑन इनकम टैक्स, एंड द टॉपिक इज़ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. और पिछले सेशन में हमने देखा था कि हाउस प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन कैसे टेकअप किया जाता है, और ये बताया गया था कि फॉर दिस पर्पज़ ऑल सॉर्ट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी आर कैटेगराइज्ड इनटू टू कैटेगरीज. दो कैटेगरी में होती हैं. एक वे हाउस प्रॉपर्टी जो किराए पर दे रखी हैं, एक वो हाउस प्रॉपर्टी जो स्वयं के रहने के काम में आती हैं, जिसको हम कहते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी. ये बातें हम कर चुके थे, और ये जाना था कि हाउस प्रॉपर्टी में किन किन को शामिल करना है. आज हम बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से हाउस प्रॉपर्टी का अमाउंट ऑफ इनकम कैलकुलेट किया जाए. और उस पॉइंट ऑफ व्यू से हाउस प्रॉपर्टी के दो भाग हैं, एक लेट आउट प्रॉपर्टी और एक फर्स्ट हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट, जो मकान किराए पर दिए गए उससे किराए से इनकम हो रही है, और दूसरा होता है सेल्फ ऑक्यूपाइड, वे मकान जो स्वयं के रहने के लिए काम आते हैं, उनका कैलकुलेशन. इन दो में से आज हम अभी बात कर रहे हैं ओनली वन, दैट इज़ दी हाउस प्रॉपर्टी विच इज़ लेट आउट. वे मकान संपत्तियाँ जो किराए पर दे रखी हैं. यदि हम किराए पर दे रखी मकान संपत्ति के कैलकुलेशन की बात करें तो बड़ा ध्यान से सुनिएगा. देखिए किस प्रकार से उसको टेकअप किया जाता है. अभी हम फिलहाल ले रहे हैं हाउस प्रॉपर्टी की इनकम का कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ हाउस प्रॉपर्टी ब्रैकेट में लेट आउट. इसका केवल अभी एक पार्ट ले रहे हैं, दैट इज़ द कैलकुलेशन ऑफ इनकम ऑन लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी. केवल एक, सेल्फ ऑक्यूपाइड को बाद में लेते हैं. अब देखिए किस प्रकार से होता है, एक एक पॉइंट आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू टेक अप वेरी क्लियरली. इसके बावजूद भी कहीं प्रॉब्लम हो तो बताइएगा.
अलग अलग तरह की वैल्यूज़ कैलकुलेट की जाती हैं। सबसे पहले होता है म्यूनिसिपल वैल्यू, जिसको हिंदी में कहेंगे नगर पालिका मूल्य। जितनी भी मकान संपत्तियां हैं, आपको मालूम है कि पहले उसके लिए मकान का नक्शा बना करके पास कराना होता है लोकल गवर्नमेंट से, जिसको म्यूनिसिपैलिटी कहते हैं शहरों में। तो म्यूनिसिपैलिटी जब नक्शा पास करती है तो उस समय जितनी भी टर्म्स और कंडीशंस होती हैं उसके आधार पर हर मकान का म्यूनिसिपैलिटी अपना एक मूल्य कैलकुलेट करके रखती है। उसी के बेसिस पर हाउस टैक्स इत्यादि लगाए जाते हैं। तो म्यूनिसिपल रिकॉर्ड में हर मकान की वैल्यू दी गई है और वो म्यूनिसिपल रिकॉर्ड की वैल्यू को ही हम म्यूनिसिपल वैल्यू कहते हैं। ये लिखी जाएगी म्यूनिसिपल वैल्यू यहाँ पर। अथवा नंबर 2, फेयर रेंट। फेयर रेंट मीन्स कि अनुमान के आधार पर उस मकान का उस लोकेलिटी में क्या किराया हो सकता है, मार्केट में उसकी रेट क्या चल रही है, उस एरिया के मकान जो हैं इस स्टैंडर्ड के, उन मकानों की म्यूनिसिपल वैल्यू के साथ साथ रेंटल वैल्यू क्या होगी। क्योंकि म्यूनिसिपल रिकॉर्ड में जो वैल्यू है वो अलग है और आज मार्केट में उस मकान का मूल्य क्या चल रहा होगा वो अलग होगा। उसे कहेंगे उचित किराया, फेयर रेंट। ये फिर यहाँ लिखा जाएगा। और फिर इन दोनों में से जो अधिक है उसको टेकअप करेंगे। विच एवर इज हायर, जो दोनों में से अधिक है उसको लिया जाएगा और उसको हम लिखेंगे यहाँ पर। इन दोनों में से। उसके बाद थर्ड पॉइंट, स्टैंडर्ड रेंट। गवर्नमेंट में रेंट कंट्रोल एक्ट लागू होता है कई जगह, म्यूनिसिपल एरियाज़ में ख़ास तौर से। तो जब जहाँ पर रेंट कंट्रोल एक्ट लागू होता है तो वहाँ पर हर मकान का किराया कितना होना चाहिए उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड रेंट। जो रेंट कंट्रोल एक्ट में नियम के अनुसार रेंट बनता है वो कहलाता है स्टैंडर्ड रेंट। ये जो आपने कैलकुलेट किया है, सपोज ये ए पार्ट, ये बी पार्ट आया, तो ये जो बी पार्ट है दिस कैन नॉट बी मोर देन द सी पार्ट। ये सी पार्ट हुआ। The value of B can not more than C, या इसको यूं भी कह सकते हैं कि इन दोनों में से जो कम है उसको लिया जाए। whichever is low, whichever is lower। बी और सी में से जो कम है उसको लिया जाएगा। तो डी में आएगा ये यहाँ, और ये पूरा कैलकुलेशन कहलाता है स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट अब आपके कंप्लीट हुआ। स्टेप फर्स्ट में ये स्टेप्स लिए जाएंगे। आई अगेन रिपीट, सबसे पहले हम लेंगे म्यूनिसिपल वैल्यू को, उसके बाद यदि फेयर रेंट दे रखा तो फेयर रेंट को लेंगे, और इन दोनों में से जो अधिक है उसको बी कॉलम में बी पॉइंट के अंतर्गत लिखा जाएगा। फेयर रेंट या म्यूनिसिपल वैल्यू में से जो हायर है उसे, वो बी हमारा कैलकुलेट हो गया। फिर उसके बाद सी के कैलकुलेशन की ओर आ रहे हैं, और वो कहलाता है कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड रेंट, और ये दिया हुआ होता है क्वेश्चन में।
स्टैंडर्ड रेंट कितना है, इसका मीनिंग रेंट कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत जो मूल्य दे रखा वो स्टैंडर्ड रेंट कहलाता है। तो वो मूल्य कितना है, वो होगा ये जो आपने बी का कैलकुलेशन किया है, वो बी का कैलकुलेशन कभी भी सी के कैलकुलेशन से अधिक नहीं हो सकता। अर्थात इसको इस शब्दों में भी लिख सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि जो वैल्यू होगी अब प्राप्त होगी सी, वो बी की वैल्यू से बी की वैल्यू और सी की वैल्यू में से जो दोनों में से कम होगा उसको फाइनल मानेंगे, तो वैल्यू आएगी डी की और वो वैल्यू होगी ए। इन दोनों में से जो कम होगी वैल्यू बी कैन नॉट मोर देन सी, अथवा इसको हम लिख सकते हैं विच एवर इज हायर देन बी एंड सी which is lower than B and C. B या C में से जो कम है फिर उसको लिया जाए। अब सेकंड स्टेप आता है और वो स्टेप होता है एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, रेंटल वैल्यू। रेंटल वैल्यू मीन्स वास्तव में आपको किराया कितना प्राप्त हो रहा है, एक्चुअल रेंट। यदि पूरे 12 महीने हाउस प्रॉपर्टी को लेट आउट किया गया होता तो किराया कितना प्राप्त हो, मान लीजिए कि 5,000 रुपये पर मंथ किराया हो रहा तो 12 महीने के 60,000 रुपये हुए, तो ये कहलाएगी रेंटल वैल्यू। ये आया मान लीजिए ई पॉइंट, रेंटल वैल्यू। यदि फिर कोई अन्य वसूल होने वाला किराया है, अनरियलाइज्ड रेंट कहलाते हैं। आपने मकान को किराए पर दिया मकान मालिक को, और मकान मालिक ने 12 महीने में से 10 महीने का किराया दिया, 2 महीने का किराया अभी तक नहीं दिया, विवाद चल रहा किराएदार मकान मालिक के बीच में, तो जो किराया वसूल नहीं हुआ उसको इसमें से लेस करेंगे, लेस अनरियलाइज्ड रेंट यदि कोई है तो ये इसमें से सब्सट्रैक्ट किया जाएगा ई में से। अब इसमें से सब्सट्रैक्शन हो गया है तो उसके बाद डी और ई में से विच एवर इज, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, शॉर्ट लेना जो ले लें शॉर्ट इसका, ताकि आगे हम बढ़ सकें इसमें। ओके, आइए then whichever is higher out of step first and second, out of step first and second, स्टेप फर्स्ट और सेकंड, इट मीन्स डी और ई में से जो अधिक है उसको लेंगे। सपोज इट इज एफ पॉइंट, एफ आ गया, ओके। देन स्टेप थर्ड, ये जो एफ पॉइंट आया है इसमें से हम यदि किसी तरह का मकान खाली रहता है कुछ समय के लिए, जितने महीने के लिए, जितने पीरियड के लिए खाली रहता, उसको लेस करते हैं, लेस रेंट फॉर वेकेंट पीरियड
जो एक्चुअल रेंट था यहाँ पर, मतलब एक्चुअल रेंट इनटू नंबर ऑफ मंथ्स फॉर वैकेंसी। जितने महीने मकान खाली रहा उतने महीने से एक्चुअल रेंट को गुणा कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। इसको यहाँ सब्सट्रैक्ट करना है। नाउ अल्टीमेटली वाट एवर द वैल्यू यू हैव रिसीव्ड आफ्टर दिस सब्सट्रैक्शन, इसको घटाने के बाद जो वैल्यू प्राप्त होगी वही कहलाएगी GAV, मीन्स ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ गया, GAV, ग्रॉस एनुअल वैल्यू प्राप्त हो गई। क्लियर? ये डिफरेंट स्टेप्स यहाँ पर लेने होते हैं, ध्यान रखिएगा। नाउ अल्टीमेटली एट द फाइनल स्टेज वी टेक अप लेस म्यूनिसिपल टैक्सेस म्यूनिसिपैलिटी या लोकल गवर्नमेंट के द्वारा जो टैक्स लगाए जाते हैं वो म्यूनिसिपल टैक्स कहलाते हैं, उसको घटाया जाएगा। परंतु ध्यान रहे इसके एक दो नियम जो ध्यान रखने हैं। नंबर 1, म्यूनिसिपल टैक्सेस तभी घटाए जाएं जबकि उनका एक्चुअल पेमेंट मकान मालिक के द्वारा किया गया हो। नंबर 2, इसका मीनिंग ये भी निकल रहा है कि यदि मकान मालिक के अलावा किसी थर्ड पार्टी ने, जैसे किराएदार ने म्यूनिसिपैलिटी टैक्स का पेमेंट किया हो तो उसको आप अलाउ नहीं कर सकते डिडक्शन के लिए। नो डिडक्शन इज अलाउड। अगेन थर्ड पॉइंट, यदि म्यूनिसिपल टैक्सेस हैं उसका पेमेंट मकान मालिक ने नहीं किया है, आउटस्टैंडिंग है, अनपेड है, एरियर में है, भुगतान नहीं कर सका है, तो उसको हम डिडक्शन के रूप में अलाउ नहीं करेंगे। ध्यान रहे। तो म्यूनिसिपल टैक्सेस ये तभी होंगे व्हेन एक्चुअली पेड बाय दी ओनर। मकान मालिक यदि स्वयं टैक्स पे करेगा तभी ये अलाउ करेंगे डिडक्शन के लिए, अदरवाइज इट इज़ नॉट टू बी अलाउड। इस बात का ध्यान रखिएगा। यदि मान लीजिएगा कि पिछले वर्षों के भी टैक्स बकाया थे तो क्योंकि पिछले वर्षों में बकाए होंगे तो कंडीशन के अनुसार उसको उस समय अलाउ नहीं किया होगा, पर आज वो पेमेंट कर रहा है उन पिछले बकायों का भी, तो जिस साल वो पेमेंट करेगा उसी साल बकाया म्यूनिसिपल टैक्सेस को हम डिडक्शन के लिए अलाउ करेंगे। इस बात का ध्यान रखिए। और जब ये डिडक्शन के लिए अलाउ होगा तो यहाँ फिर सब्सट्रैक्शन होगा माइनस, और इसको माइनस करने के बाद वाट एवर द वैल्यू यू हैव रिसीव्ड दिस विल बी नोन एज नेट एनुअल वैल्यू। इसी को हम कहेंगे शुद्ध वार्षिक मूल्य, NAV शॉर्ट में लिख सकते हैं इसको। ये NAV आ गया। सबसे इम्पोर्टेंट कैलकुलेशन अभी तक का यही होगा लेट आउट प्रॉपर्टीज़ के लिए। आई थिंक इट इज़ क्वाइट क्लियर टू यू ऑल। फिर भी यदि क्लेरिफिकेशन की ज़रूरत है तो एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने रख रहे हैं और उस एग्जाम्पल से आपको और यदि कोई डाउट्स हैं तो क्लियर हो सकेंगे, ऐसा सोचता हूँ मैं। इसका शॉर्ट ले लीजिएगा, फिर हम एक एग्जाम्पल छोटा सा ले रहे हैं ताकि सारी चीज़ें हमारी क्लियर होती रहें। ओके, आइए एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ मैं आपके सामने, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में ये ज़रूरी है कि उसके क्वेश्चन की इम्पोर्टेंट बातें सारी आंखों के सामने होनी चाहिए, तभी बातें क्लियर हो पाएंगी।
एक निगाह पूरी क्वेश्चन पर है और दूसरी निगाह जो सॉल्यूशन चल रहा है उस पर होनी चाहिए, तब बातें क्लियर हो पाती हैं। तो इसलिए क्वेश्चन सामने होना बहुत ज़रूरी है और इसलिए मैं इसकी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको लिख रहा हूँ आपके सामने। ये एक है मकान मोहन के हैं, एक इलस्ट्रेशन नंबर 4 पटेल चौधरी की बुक के एक को ले रहा हूँ मैं, जिसकी म्यूनिसिपल वैल्यू दे रखी है, इट इज़ 24,000, जिसका फेयर रेंट इट इज़ गिवन टू यू ₹30,000, द स्टैंडर्ड रेंट इज not applicable, then rent received it is 27,000, और ये है रेंट रिसीव्ड फॉर लेटर पीरियड बिफोर डिडक्टिंग अनरियलाइज्ड होगा, फॉर लेट आउट पीरियड बिफोर अनरियलाइज्ड रेंट, ये दे रखा है एंड इट इज़ 27,000। फिर आगे उसने कहा पीरियड फॉर विच द हाउस रिमेन्ड वैकेंट ऑफ हाउस 3 months, unrealized rent it is 3,000। ये इन्फॉर्मेशन है। अब ज़रा देखिएगा किस प्रकार से जो बातें आपको बताई थी उसको हम टेकअप कर सकते हैं। सबसे पहले म्यूनिसिपल वैल्यू, it is given to you ₹24,000 और अथवा fair rent it is 30,000, whichever is more or higher, जो दोनों में से अधिक है तो अधिक ये है, इसको नहीं ले सकते हैं, आपको ये लेना होगा 30,000, इसको टेकअप करेंगे। ओके, विच एवर इज़ मोर। फिर उसके बाद आइएगा स्टैंडर्ड रेंट, इट इज़ नॉट एप्लीकेबल। जहाँ पर मकान है वहाँ पर रेंट कंट्रोल एक्ट लागू नहीं होता, इसलिए वहाँ पर दे नहीं रहा। सपोज़ यहाँ पर स्टैंडर्ड रेंट दिया होता 33,000, जस्ट सपोज, तो फिर इन दोनों में से जो कम होता उसको लेते। यदि इसकी जगह ये 27,000 दिया होता 30,000, तो इन दोनों में से कम 27,000 होता उसको लेते। तो विच एवर इज लेस, विच एवर इज लोअर, उसको टेकअप किया जाता। अब यहाँ पर इन दोनों में से ये अप्लाई हो नहीं रहा है, तो हम लेंगे यहाँ पर 30,000 को फाइनल फिगर के रूप में। बेस ये रहेगा। आप फर्दर कैलकुलेशन के लिए दिस विल बी द बेसिक फिगर, इसको लेंगे। यदि ये 27 लेस देन 30,000 होता, 27,000 होता, तो ऐसी स्थिति में हमें 27,000 रुपये लिखना होता। यदि ये 33,000 रुपये होता स्टैंडर्ड रेंट, तो 30,000 रुपये को यहाँ लिखना होता। ठीक है, इसको दूसरे शब्दों में ये भी कहा जा सकता है कि दिस वैल्यू 30,000 जो सेकेंड स्टेज पे दे रखी है, दिस कैन नॉट बी मोर देन स्टैंडर्ड रेंट, ये स्टैंडर्ड रेंट से अधिक नहीं हो सकती। यदि यहाँ 27,000 होता तो उसको लेते, ये नहीं लिया जाता। इसको इस रूप में भी समझा जा सकता है। ये हमारा स्टेप फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब आइएगा रेंट रिसीव्ड, सेकंड स्टेप आ रहा है। रेंट रिसीव्ड,
लिखा हुआ रेंट रिसीव्ड फॉर लेट आउट पीरियड, किराए पर जितनी अवधि के लिए मकान रहा उसका किराया 27,000 रुपये है। और ज़रा आगे देखिएगा कि 12 महीने में से ये मकान 3 महीने खाली रहा तो किराए पर 9 महीने रहा। इज इट क्लियर? ये 9 महीने मकान किराए पर रहा है। ये डिपेंड करता है कि यहाँ पर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या और किस प्रकार की लिखी हुई होती है उस पर। ये जो इन्फॉर्मेशन अभी दे रखी है आपको, इससे मीनिंग ये निकल रहा है कि मकान क्या किराया जो 27,000 रुपये है वो 9 महीने के लिए है, क्योंकि यहाँ लिखा रेंट रिसीव्ड फॉर लेट आउट पीरियड, जितनी अवधि के लिए मकान किराए पर रहा उस अवधि का किराया ये है। और मकान 12 महीने में से 3 महीने खाली रहा तो इसका मतलब 9 महीने किराए पर रहा। तो ये जो किराया है 27,000 रुपये 9 महीने का है। तो आपको पहले ये मालूम करना है कि 12 महीने का किराया होगा कितना। ये अब लिखिएगा, रेंट रिसीव्ड ब्रैकेट में लिख लें फॉर 12 मंथ्स एंड फॉर दिस पर्पज 27,000 डिवाइडेड बाई 9 एंड मल्टीप्लाइड बाई 12। हाँ जी, 36,000, इट इज 36,000। इसको अलग से लिखिएगा पहले, 36,000। देन यदि ये रेंट रिसीव्ड है तो फिर इसमें यदि अनरियलाइज रेंट दिया गया हो तो उसको लेस करें, लेस अनरियलाइज्ड रेंट, एंड इट इज गिवन टू यू ₹3,000। ये 3,000 रुपये इसमें से सब्सट्रैक्ट किया और स्टेप सेकंड में फाइनल वैल्यू आती है 33,000। अब थर्ड में विच एवर इज हायर आउट ऑफ स्टेप फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों स्टेप्स में से अर्थात इन दोनों वैल्यूज में से जो हायर है उसको सेलेक्ट करना है आपको। तो ये हायर है 33,000, तो इसको सेलेक्ट नहीं कर सकते आप। नाउ इट इज 33,000, द बेसिक फाइनल वैल्यू इज दिस मच, 33,000। नाउ फोर्थ स्टेप, इट इज यदि मकान कुछ समय के लिए खाली रहा हो तो उस पीरियड का किराया, एक्चुअल किराया कितना वो लेस कर दें, लेस रेंट फॉर वेकेंट पीरियड, और उसका मीनिंग है एक्चुअल रेंट into number of months when house remained vacant। जितने महीने के लिए मकान खाली रहा है वो उस पीरियड से घटा दें। तो रेंट हमारा होता है 27,000 रुपये, एक 9 महीने का किराया, तो 1 महीने का 3,000 रुपये हो गया। तो ये हो गया 27,000 बटे 9 इंटू नंबर ऑफ मंथ्स, कितने महीने का दे रखा, 3 मंथ्स, ये 3 से गुणा कर दें तो 9 3 27,000 रुपये माइनस 27,000। 9 3 3 9,000, सॉरी 9 3 9,000 रुपये, 27,000 नहीं,
9 3 27 और 3 3 9,000. It is 9,000 rupees. Now this is your gross annual value. 24,000 rupees. Like this, the entire example is taken up, और इस तरह से हम इस कैलकुलेशन को टेकअप कर सकते हैं. अब हम नेक्स्ट डे आगे बात करेंगे नेट एनुअल वैल्यू के कैलकुलेशन की, और उसके बाद उसमें दिए जाने वाले डिडक्शंस की. और ये बेसिक बातें हैं जो आपको क्लियर हो जानी चाहिए. आई थैंक यू ऑल. कोई प्रॉब्लम हो तो विल बी टॉकिंग टू यू ऑन ऑल द प्रॉब्लम्स ऑन नेक्स्ट मंडे. थैंक यू.